नागरपुर गांव में बबलू ट्रैक्टर चलाता था और किसानी करता था। उसकी पत्नी पीलू घर का काम करती थी। बबलू अपने खेत में ट्रैक्टर चलाने के अलावा दूसरों के खेत में भी ट्रैक्टर चलाया करता था और पैसे कमाता था, लेकिन उनकी ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। सुनिए जी, आप ओवर टाइम करते हैं, उसी के कारण हमारे पास पैसे आते हैं, लेकिन मुझे आपकी सेहत की फिक्र होती है। आप कितना काम करते हो? ज्यादा पैसा कमाने के लिए पीलू बहुत मेहनत करनी होती है। अपना काम बन जाता है और वैसे भी हमें पैसों की जरूरत तो पड़ने वाली है। अपने बच्चे होंगे तो उनकी स्कूल की फीस, हमारा नया घर का सपना, सब कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप मुझे भी सिखा दो ना, मैं आधे टाइम ट्रैक्टर चला लूंगी। अरे तुम तकलीफ मत लो पीलू, मैं हूँ ना। बबलू की मेहनत से कालू बहुत जलता था। वो बहुत आलसी और लालची था। उसके पास ट्रैक्टर थे, लेकिन वो कामचोर होने के कारण उन्हें नहीं चलाता था। कालू हमेशा से धोखेबाजी करके पैसे कमाने को देखता था। ये बबलू डबल शिफ्ट में काम करता है। पूरे गांव में यही है जो इतना मेहनत करता है। मुझे किसी से इतना नुकसान नहीं होता जितना इससे होता है। मैं इसके ट्रैक्टर को आधा काट दूंगा। ऐसा सोचकर कालू उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और उसके ट्रैक्टर को पेड़ काटने वाली आरी से काट देता है। कालू वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो अपने ट्रैक्टर की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम गरीब लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? कौन है जो हमारे घर की नमक रोटी पर हमला कर दिया और कमाई का जरिया खत्म कर दिया? ये ट्रैक्टर मेरी पुरखों का था, जिसकी कमाई से मैं पला बढ़ा और मेरी आने वाली पुश्तें भी इसी को चलाकर काम करती, लेकिन सब बर्बाद हो गया। पीलू और बबलू बहुत दिनों तक इस सदमे से उभर नहीं पाते हैं। सुनिए जी, कब तक हम ऐसे ही दुखी रहेंगे? चलिए कुछ और काम शुरू करते हैं। तुम ठीक कह रही हो पीलू, मुझे हिम्मत दिखानी होगी। फिर कुछ दिनों के बाद बबलू मजदूरी का काम करने लगता है और घर के लिए पैसा कमाने लगता है। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। घर पर पीलू से पैसे मांगने के लिए मकान मालिक आता था। उधार में किराना देने वाले आते थे। पीलू किसी तरह से सबको संभाल लेती थी। देखिए, हम आप सबको आपका उधार दे देंगे। आप हमारी ईमानदारी पर भरोसा रखिए। एक दिन बबलू का दोस्त हरिया शहर से वापस आता है और बबलू को अपने गराज में बुलाता है। मजदूरी का काम पूरा करने के बाद बबलू और पीलू हरिया के पास जाते हैं। बबलू, मैं शहर से नई तरीके सीख कर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए नया ट्रैक्टर बना सकता हूँ और ऐसे ट्रैक्टर की तुम्हें डबल फायदा देगा। तुम बहुत नेक दिल के हो हरिया। मैं तो वैसे भी डबल मेहनत करता था, अब डबल फायदा भी होगा तो अच्छी बात है। लेकिन तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास 2 पुराने ट्रैक्टर पड़े हुए हैं। इनको मैं नई शहर की तरीके से जोड़कर तुम्हारे लिए डबल ट्रैक्टर बना दूंगा। वाह, इसका मतलब अब डबल ट्रैक्टर की मदद से मेहनत आधी हो जाएगी। हरिया भैया, आपका मतलब ये है कि एक ही बार में डबल मुनाफा। मैंने तुम्हें बहुत मेहनत करते हुए देखा है बबलू। अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म, वो समय आ गया है। फिर हरिया बबलू के लिए कुछ ही दिनों में डबल ट्रैक्टर बनाकर दे देता है और बबलू डबल ट्रैक्टर को ले जाकर खेत में काम करने लगता है। ये देखकर कालू चकरा जाता है। बबलू के डबल ट्रैक्टर से कड़क सेठ का खेत और बबली सेठानी के खेत में काम करने लगता है। हरिया भाई, तुम्हारे कारण हम मुसीबत से बाहर आ गए हैं। हाँ हरिया भाई साहब, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब समय समय की बात है। अब आप लोग मेरा मुंह मीठा करा दो। हे भगवान, इस बबलू की ईमानदारी और लगन के कारण हरिया उसको डबल ट्रैक्टर बनाकर दे दिया और अब तो मेरा काम और भी चौपट हो जाएगा। मैं खुद ही जंगल छोड़कर चला जाता हूँ। और फिर इस तरह से बबलू अपनी मेहनत से इज्जत और पैसा दोनों कमाने लगता है।
उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वो सभी लोगों का उधार चुका देता है। थोड़े दिनों के बाद उन्हें 2 बेटियां होती है, जिसका वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है। हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे, तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूँगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है, और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक छोटे से गांव भोलापुर के जंगल में पीलू अपना ढाबा चलाती थी। उसके स्टफ पराठा और छोले बहुत पसंद किए जाते थे। उसी की दुकान के सामने कालू डेंटिस्ट का क्लिनिक था। कालू का क्लिनिक नहीं चलता था। वो हर रोज मरीजों के लिए रास्ता देखता रहता था,
एक दिन वो पीलू के ढाबे में खाने गया। वाह पीलू, तुम्हारे पराठे कितने स्वादिष्ट है। इतने अच्छा खाना खा के यहाँ के लोग का दांत नहीं खराब होता है। तो पीलू कहती है, आपके क्लिनिक में कोई नहीं आता है क्या डॉक्टर साहब, दांत ठीक करने के लिए? तो कालू कहता है, नहीं, मेरा क्लिनिक अच्छा नहीं चल रहा है। मेरी दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मेरा साथ दे सको तो तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। तो पीलू कहती है, क्या आइडिया है जिससे मेरा भी फायदा होगा? तो कालू कहता है, देखो, तुम अपनी दुकान में कुछ ग्राहकों को कंकर पत्थर के मिलावटी आटे का पराठा देना, जिससे उनके दांतों में दर्द होगा। वो मेरे पास इलाज करवाने के लिए आएंगे, उनकी फीस से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दिया करूँगा। तो पीलू कहती है, अच्छा ठीक है, अगर मुझे मुनाफा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगी। फिर पीलू अगले ही दिन से कुछ ग्राहकों के लिए अलग से मिलावटी आटा लगाने लगी। जब ग्राहक उसका मिट्टी पत्थर का मिलावटी आटा खाते थे तो उनके दांतों में दर्द हो जाता था। ओ, ये क्या, मेरा दांतों में दर्द हो रहा है। तो पीलू कहती है, अरे हरिया काका, ये उम्र में ऐसा ही होता है, आपको मैं सामने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर कालू जी के पास ले चलती हूँ। फिर पीलू हरिया को कालू के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, हरिया काका का अच्छे से इलाज कराइएगा। तो कालू कहता है, बिल्कुल पीलू, इनकी फिक्र मत करो, मैं इंटरनेशनल डिग्री वाला डॉक्टर हूँ। शाम तक पीलू बहुत से मरीजों को कालू के पास भेज देती है। रात में कालू आकर उसे उसका मुनाफे का हिस्सा दे देता है। ये लो पीलू, आज का तुम्हारा हिस्सा, तुमने बहुत अच्छा काम करी हो, कल और मरीज भेज देना। ये तो बहुत अच्छा मुनाफा है, मेरी भी बिल बन जाता है और आपके यहाँ से भी कमीशन मिल जाता है। इस तरह से बहुत दिनों तक पीलू कुछ चुनिंदा ग्राहकों को मिलावटी खाना देती थी और उनको डेंटिस्ट कालू के पास भेजकर उससे मुनाफा कमाती थी। ये देखो पीलू, मैंने कार खरीदी है, तुम्हारी मदद से मेरे पास और भी मरीज आने लगे हैं आसपास के गांव से। तो पीलू कहती है, बहुत अच्छा डॉक्टर कालू जी, मैं भी सोच रही थी कि ढाबे की जगह अब एक बड़ा सा 3 स्टार होटल खोल लूं। आखिर इतने पैसों से ढाबा चलाना अब छोटा काम लगता है। एक दिन पीलू की ढाबे में 2 बूढ़े पक्षी बबली और टिल्लू आते हैं। टिल्लू कहता है, हमारे बेटे के पास जाने के पहले हम कुछ खा लेते हैं। सुना है पीलू चिड़िया के ढाबे में बहुत स्वादिष्ट और गर्मा गर्म पराठे और छोले मिलते हैं। इनको खा के अपनी बेटे के पास चलेंगे। तो बबली कहती है, हाँ, बहुत भूख भी लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाए ना, और आपको और मुझे पराठे छोले बहुत पसंद भी है। चलिए पीलू के ढाबे में। फिर दोनों पति पत्नी पीलू के पास जाकर ऑर्डर देते हैं। पीलू सोचती है, लगता है ये लोग गांव से आए हैं, बहुत अमीर भी लग रहे हैं। ये आंटी जी तो बहुत सारे गहने भी पहन कर रखी है। इन्हें मैं मिलावटी पराठा खिला देती हूँ, इनके दांतों में तकलीफ होगी तो इन्हें कालू डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, मोटा कमीशन मिलेगा। ऐसा सोचकर पीलू उन्हें मिलावटी खाना दे देती है। मेरी दांत। तो टिल्लू कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। चलिए मैं एक बहुत बड़े दांत के डॉक्टर के पास आपको लेकर जाती हूँ। पीलू उन्हें कालू के पास लेकर जाती है। कालू उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो माँ पिताजी है, इन्हें क्या हुआ? तो पीलू कहती है, कालू जी, ये आपके माँ पिताजी है? मुझे क्या पता था, मैंने तो उन्हें खाना खिलाई हूँ। तो कालू कहता है, हे भगवान, ये मेरे ही पापों की सजा है, मुझे माफ कर दीजिए माँ पिताजी, मैं लालच में अंधा हो गया था। पीलू कहती है, मुझे भी माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को धोखा दी हूँ। फिर कालू अपने माता पिता को सब सच सच बता देता है। ये सुनकर बबली और टिल्लू उस पर और पीलू पर बहुत गुस्सा करते हैं। तुम लोग अब 6 महीने तक सभी चिड़िया लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज दोगे? तो कालू कहता है, जल्दी पैसे कमाने के लालच में ऐसे हुआ, अब से कभी नहीं होगा। तो पीलू कहती है, जी अंकल जी, मैं भी लालच छोड़ दूंगी। फिर उनके कहने के अनुसार कालू और पीलू सभी लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज देते हैं। सभी लोग उनकी इस बात से खुश होते हैं और आगे से कभी भी कालू और पीलू किसी को भी धोखा नहीं देते और अपनी अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ने लगे।
एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी। जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी के चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है, जाओ ना स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी, आज ना मुझे कलर चॉकपीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा।
इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना दे। बेलापुर गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू रहती थी। वो घर में ही कांच की चूड़ियाँ बनाया करती थी और एक टोकरी में उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा करती थी। पीलू लक्ष्मी जी की बिना स्वार्थ के भक्ति किया करती थी। उसका पति बंटी कबूतर प्लम्बर था और नल फिटिंग और रिपेयरिंग का काम करता था। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। भले ही हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है कि आपकी जान बच गई है। इतने दुख में भी तुम्हारे मन में लक्ष्मी जी के प्रति कितनी श्रद्धा है पीलू। लेकिन ये भी तो सच है ना कि हमारे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। अब तो मेरी इस हालत के कारण घर का किराया, दवाई और किराने के खर्चा कैसे निकलेगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। काश मैं जल्दी से ठीक हो जाता पीलू। आप चिंता मत कीजिए, लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से सब संभल जाएगा। मैं और मेहनत से कांच की चूड़ियाँ बनाया करूँगी। अभी तो त्योहार का सीजन आने वाला है, हो सकता है कि हमारी अच्छी कमाई भी हो जाए। ऐसे कहकर पीलू बिना आराम किए चूड़ियाँ बनाती थी और बंटी का ख्याल भी रखती थी। इस वजह से वो भी थोड़ी कमजोर हो गई थी। घर का खर्च अब भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। एक दिन वो अपनी कांच की चूड़ियाँ बेचने के लिए बाजार जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ ले लो, ऐसे ग्राहकों को बुलाती रहती है। तभी वहाँ पे बबली आती है। कितने की चूड़ियाँ दे रही हो पीलू? बबली सेठानी जी, सिर्फ 50 रुपए की 12 चूड़ियाँ है, ले लीजिए, आपके हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। अरे वाह, इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चूड़ियाँ हैं ये। मुझे तो तुम 200 रुपए की लाल हरी चूड़ियाँ दे दो, इस त्योहार में बहुत अच्छी लगेंगी। लो, ऐसी चूड़ियाँ तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं दिखती हैं। तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं इन्हें खुद घर में बनाती हूँ। इन्हें मैं लक्ष्मी जी की भक्ति के कारण ही बना सकती हूँ, हरी मैडम, क्योंकि उन्हें ऐसी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया पीलो, मुझे भी 200 की दे दो। मिक्स मैच करके मैं भी तुम्हारे इन्हीं पर लक्ष्मी जी के भक्ति करते हुए ही ये चूड़ियाँ पहनूंगी। इस तरह से पीलू की चूड़ियाँ वहाँ की औरतों को बहुत पसंद आने लगती है और उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। देखिए जी, आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। माँ लक्ष्मी जी, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ पीलू, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा तो दोनों माँ लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। बहुत अच्छे विचार है जी। अब मैं माँ लक्ष्मी जी को उनकी पसंद की कमल की माला अर्पित करती हूँ और उन्हें शुद्ध घी के लड्डू भोग में लगाती हूँ। पीलू लक्ष्मी जी को कमल की माला और लड्डू अर्पित करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कालू कौवा पीलू की चूड़ियाँ बिकने से बहुत परेशान था। कालू कौवे की चूड़ियों की दुकान थी, लेकिन वो महंगी और खराब क्वालिटी की चूड़ियाँ बेचने लगा था। इसी वजह से उसकी दुकान में अब औरतें नहीं जाती थी। इस पीलू के कारण मेरी दुकान तो बहुत नुकसान हो रहा है, इसे यहाँ से भगाता हूँ। फिर वो पीलू के पास जाता है। ए पीलू, तू अब से यहाँ अपनी दुकान नहीं लगाएगी, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन कालू भैया, मैं गरीब टोकरी में चूड़ियाँ बेचने वाली हूँ, इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? तेरे आने के बाद से मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, यहाँ से भाग जा। तो वहाँ पे बबली पहुँचती है। आप पीलू को ऐसे नहीं भगा सकते कालू जी, हम आपकी दुकान से इसलिए चूड़ियाँ नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो खराब क्वालिटी की महंगी है। आप पीलू को तंग मत करो और ये जोर जबरदस्ती बंद करो। कालू भीड़ इकट्ठा होता देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो घर जाकर सोचता है और रात में पीलू के घर की तरफ एक हथौड़ा लेकर जाता है। पीलू की पूरी कांच की चूड़ियों को मैं तोड़ कर रख दूंगा, बल्कि मैं तो उसके टूटे फूटे पत्तों को भी 1-2 हाथ मार दूंगा, जिससे वो और टूट फूट जाएं।
कालू चुपचाप पीलू के घर में घुस जाता है और देखता है कि दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। वो हथौड़े से चूड़ियों को तोड़ने लगता है। कांच के फूटने की आवाज सुनकर पीलू और बंटी जग जाते हैं। कालू, तुम मेरे घर में कैसे घुस गए? तुमने मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। कालू, तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे जा, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तुझे तोड़ दूंगा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसी समय पीलू माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करती है। अचानक से कालू हवा में गोल गोल घूमने लगता है और उसका हथौड़ा उसी पर गिर जाता है। तभी वो देखता है कि कांच की चूड़ियाँ जो उसने तोड़ी थी सब की सब फिर से जुड़ जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो पीलू। कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और सबके जाने के बाद पीलू को माँ लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो। आपकी बहुत दया है माँ मेरे ऊपर। बेटी, तू इतनी गरीबी देखी लेकिन मेहनत करना और मेरी भक्ति करना नहीं भूली। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अब से तेरी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों में भी पीलू की कांच की चूड़ियाँ खरीदने के लिए लोग आने लगते हैं। मुनाफा बेहद बढ़ जाता है। पैसे आने से पीलू अपने पति का बहुत अच्छे से इलाज करा लेती है और ठीक होने के बाद वो भी उसी काम में लग जाता है। फिर दोनों पति पत्नी लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करवाते हैं। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत साल पहले पीलू एक गांव में मुर्गियों का व्यापार करती थी, लेकिन पीलू के पास जो भी मुर्गी होती वो चुपचाप भाग जाती थी। लेकिन उसके पास एक मुर्गी थी जो बहुत सालों में घर के बाहर भी नहीं गई और उसे रोज एक अंडा देती थी। पीलू सोच में पड़ जाती कि वो एक अंडे का क्या करे, क्योंकि एक अंडा तो कोई नहीं खरीदेगा। पीलू सोचती है, अब मैं इस एक अंडे का क्या करूं? मेरे पास तो कोई मुर्गी टिकती ही नहीं है। पता नहीं मुर्गियों को मैं क्यों ना पसंद हूँ। एक ही मुर्गी है जिसको मैं लवली कहती हूँ। इसका एक अंडा कौन खरीदेगा? मैं ही खा जाती हूँ। वैसे भी एक अंडा बेचकर पैसे तो मिलने से रहे, कम से कम अपना पेट एक अंडे से तो भर ही लूंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू अपनी मुर्गी के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। अब बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं। इस मुर्गी को घर में ही नहीं छोड़ सकती। क्या पता ये भी भाग जाए। तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी बबली एक पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। अरे बूढ़ी आंटी, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। अरे आंटी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी लवली मुर्गी एक अंडा दे देती है। पीलू तुरंत ही उसे बबली को दे देती है। बबली उस अंडे को खा लेती है। बेटी, तुमने अपनी मुर्गी का अंडा खिलाकर मेरी भूख मिटाई है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। उस अंडे को तुम पंखे में रख देना और घुमाना। जब अंडा घूम रहा होगा तब तुम उससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ी बबली वहाँ से चली जाती है। पीलू घर आती है और फिर अगले दिन लवली मुर्गी सोने का अंडा देती है। पीलू उस अंडे को पंखे में रख देती है। सोने के अंडे, मुझे ढेर सारे पैसे दो। अरे ये क्या? इससे तो कोई पैसा नहीं आया। आंटी जी तो कह रही थी, चलो सोने के अंडे, मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। उसी गांव में खड़क सेठ था। वो लोगों से शर्त लगाकर पैसे कमाता था। पीलू उसके पास जाती है। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझसे क्या शर्त लगाएगी पीलू? तू पिद्दी चिड़िया है। तेरे पास एक मुर्गी ही तो है। ले देकर चल, मैं तेरे साथ भी शर्त लगा लेता हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे खड़क सेठ? जा जा, एक मुर्गी से 50
मुर्गियाँ निकाल के दे मुझे। फिर पीलू शर्त लगाकर चली जाती है और सोने के अंडे को पंखे में रखकर उसे 50 मुर्गियाँ मांगती है। सोने का अंडा उसे 50 मुर्गियाँ दे देता है। अगले दिन खड़क सेठ ये देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ। भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। अरे तुम शर्त जीती, मैं हार गया। ये लो 5 लाख रुपए। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं एक और शर्त लगाता हूँ। कल सुबह 500 ऑमलेट चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मुझे 10 लाख दोगी या मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मंजूर, लेकिन कल वो सारी चिड़िया रहेंगी जिनकी जमीन तुमने ले रखी है। अगर तुम कल हारे तो तुम उन सब की जमीन के कागजात वापस कर दोगे। जाओ पहले 500 ऑमलेट लेकर आओ। फिर पीलू अगले दिन सोने के अंडे से 500 ऑमलेट की इच्छा रखती है और उसमें से 500 ऑमलेट निकल आते हैं। अगले दिन पीलू सभी अन्य पक्षियों के साथ अपने घोंसले में खड़क का इंतजार कर रही थी। क्यों पीलू, शर्त हारने के लिए तैयार हो ना? 10 लाख है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर हार गई तो ये सारी चिड़िया तुम्हें पीटेंगी, क्योंकि तुम्हारे कारण इनकी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी शर्त तो मैंने नहीं रखी। तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो। लेकिन मुझे फिक्र नहीं, तुम शर्त हारने वाले हो। ये देखो, ऑमलेट गिन लो, पूरे 500 है। अरे नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है। इतने सारे ऑमलेट। वो भागने लगता है, लेकिन सारे पक्षी उसको पकड़कर पीटने लगते हैं और अपनी जमीन के पैसे ले लेते हैं और पीलू को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से पीलू सबकी मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है।